हाँ तो बच्चों, अब हम समझते हैं सरप्लस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सरप्लस, कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स और कंसेप्ट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड कि ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ कंसेप्ट ऑफ सरप्लस, ये सरप्लस होता क्या है। ठीक है, तो ये सरप्लस बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कुछ तो भी 50 लाख रुपया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। जब ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इसी प्रॉफिट से कंपनी क्या देती है, डिविडेंड दे देती है। तो ये मान लो मैंने माइनस कर दिया प्रपोज डिविडेंड 10 लाख रुपए जो कंपनी ने इस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डरों को दे दिए। फिर मैंने माइनस कर दिया मान लो इंटरिम डिविडेंड मिडिल ऑफ द ईयर में जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, मान लो 5 लाख रुपए, ये भी मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद माइनस कर देते हैं अपन कुछ पैसा कंपनी ने रिजर्व में भेज दिया। तो ये मैंने बोला कि ये है रिजर्व में, मान लो अपन भेज देते हैं कितना, रिजर्व में अपन भेज देते हैं 15 लाख रुपए। तो अब जो कंपनी ने इस साल 50 लाख रुपए कमाए थे, उस 50 लाख रुपए में से कुछ पैसा कंपनी ने डिविडेंड के रूप में बांट दिया, कुछ पैसा कंपनी ने मिडिल ऑफ द ईयर में ही डिविडेंड दे दिया था, कुछ पैसा कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब चीज काटने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है, 50 में से 10 गए 40, 40 में से 20 गए तो बचा 20 लाख रुपए। इस 20 लाख रुपए को अपन क्या बोलते हैं, इस 20 लाख रुपए को अपन बोलते हैं क्या, सरप्लस। तो बच्चों क्या समझ में आया सरप्लस क्या होता है? सरप्लस का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो पैसा जो कंपनी ने सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद कंपनी के पास बचे हैं, ये कहलाता है एक्स्ट्रा पैसा, जिसको ना कंपनी ने डिविडेंड के रूप में बांटा, जिसको ना कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर किया, लेकिन उसको P&L अकाउंट में ही वैसे ही का वैसा छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है इस साल जो पैसा सरप्लस में गया है। क्या बोला मैंने, इस साल जो पैसा सरप्लस में गया है। ठीक है ना, बचा हुआ पैसे को सरप्लस बोलते हैं। अब इसी के आगे एक कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिए ओपनिंग सरप्लस रहा होगा हमारे पास कुछ तो भी, ओपनिंग सरप्लस का मतलब साल की शुरुआत में मान लो कुछ सरप्लस हमारे पास रहा होगा। तो अपन मान लेते हैं कि साल की शुरुआत में हमारे पास सरप्लस रहा होगा कुछ तो भी, अपन ले लेते हैं 40 लाख। तो हमारे पास साल के शुरुआत में कितना सरप्लस हमने माना, मान लीजिए साल के शुरुआत में आपके पास सरप्लस रहा होगा 40 लाख। तो इसमें इस साल जो आपका सरप्लस में प्रॉफिट गया है, मतलब सरप्लस क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस साल जो सरप्लस में प्रॉफिट गया वो कितना गया अपना 20 लाख। कितना गया है 20 लाख। तो ये 20 लाख हमने क्या किया, ऐड किया। तो ये 20 लाख मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहां पास जो निकल के आया ये क्या कहलाया अपना क्लोजिंग सरप्लस। ये क्या कहलाया अपना क्लोजिंग सरप्लस। और क्लोजिंग सरप्लस यहां पास कितना बन जाता है 60 लाख, 60 लाख रुपए। अब आप बताइए, आपको क्वेश्चन में ना ये नहीं दिया जाता, आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता, ये क्वेश्चन वाला देता नहीं है, आपको सिर्फ ये दोनों जानकारी दी रहती हैं। तो हमको करना क्या रहता है, हमको क्लोजिंग सरप्लस जो साल के अंत में बचा, जिसमें इस साल का सरप्लस जुड़ा था, ओपनिंग था जो साल के शुरुआत में था, उसमें इस साल का सरप्लस जुड़ा था, तो निकल के आया था इस साल का क्लोजिंग सरप्लस। ठीक है, तो हम जब ये क्लोजिंग सरप्लस में से ओपनिंग सरप्लस माइनस करते हैं, अपन ने पढ़ा था ना क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, तो निकल के आता है सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल सरप्लस में कितना पैसा गया है। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो चीजें माइनस हो चुकी थी नेट प्रॉफिट में से इस साल, तभी तो इस साल का सरप्लस बचा था। तो इन्हीं चीजों को हम वापस क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं 20 लाख में,
तीनों चीजों को, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, नेट प्रॉफिट में पहुंच जाते हैं। और फिर मैंने आपको बता दिया है कि नेट प्रॉफिट में 4 एडजस्टमेंट करते हैं अपन, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो हम कहां पास आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आ जाते हैं। क्लियर है? हाँ तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पास प्रोविजन फॉर टैक्स ये होता क्या है, इसको देखते हैं, इसको अपन समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये है आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। मान लो इस साल कंपनी जो है इस साल का क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की डेट क्या होती है, 31 मार्च। अब आपको ये तो मालूम होगा कि 31 मार्च 2020 तक के पूरे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होगी। इसका मतलब 31 मार्च को रात के 10 बजे भी जो सेल की गई है वो सेल भी कहां पे आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही है। अब एक बात बताओ, 31 मार्च को रात के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज का कंप्लीट होता है, तो क्या कंपनी ठीक रात के ही 31 मार्च को रात के 12 बजे तुरंत टैक्स पेमेंट कर देगी क्या इसी साल का? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता भाई। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो अकाउंटिंग ईयर है उसका टैक्स आप उसी साल पे कैसे कर दोगे? ये किया जा सकता है कि आपको ये पता पड़ गया कि इसमें टैक्स कितना बनता है तो आपने टैक्स निकाल लिया, लेकिन इसका टैक्स पेमेंट करना उसी साल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो कंसेप्ट है, जो टैक्स है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है फ्यूचर में जो हमको पैसा पे करना है उसके लिए पहले से तैयारी करना, उसको अपन प्रोविजन बोलते हैं। और यहीं से शब्द का जन्म होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या हुआ कि इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया, मान लो अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक का हमने प्रॉफिट कमाया होगा 20 लाख। इस 20 लाख रुपए में जो हमको टैक्स पेमेंट करनी है, तो ये इस साल की टैक्स पेमेंट अगले अकाउंटिंग ईयर में होगी, पर हम इसकी रिकॉर्डिंग इस साल के अकाउंटिंग ईयर में टैक्स के रूप में दिखाते हैं, लेकिन इसकी पेमेंट कब होती है, नेक्स्ट ईयर जाके होती है। क्लियर है? तो यहां पास जब अपन इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये होती है जर्नल एंट्री इस साल क्रिएट करने की। क्लियर है? इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मान लो हमको इसी साल टैक्स पेमेंट करना है, पर जो हम इस साल टैक्स पेमेंट करेंगे, मैंने अब भी आपको बताया कि इस साल जो हम टैक्स पेमेंट करेंगे वो इस साल का नहीं होगा। वो कब का होगा, वो पिछले साल का टैक्स होगा जो हम इस साल पेमेंट करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट वही बता रहा हूं सेम टू सेम कि इस साल हम टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इस साल हम खाली उसका प्रोविजन बना के रख लेते हैं। तो इस साल हम मान लीजिए 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पास हम प्रोविजन की अमाउंट ले लेते हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, मान लीजिए प्रोविजन की अमाउंट कितनी है,
2 लाख रुपए है। अब पिछले साल का प्रोविजन मान लेते हैं हम, लास्ट ईयर का प्रोविजन हम मान लेते हैं। लास्ट ईयर जो हमने प्रोविजन बनाया होगा वो बनाया होगा 1 लाख, तो उसकी पेमेंट इस साल होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये इसकी पेमेंट होगी। इसकी पेमेंट अपन देख लेते हैं कितनी पेमेंट करना है अपन को। इसकी पेमेंट अपन करते हैं 1 लाख। तो यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बात समझ में आई। अब यहीं पास मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बना के शो कर देता हूं। ये है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, ठीक है। ये है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अब इसमें मान लीजिए आप कुछ ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं अपन, तो ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस अपन कुछ तो भी ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस अब ले लेते हैं, कितना ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख। तो हम आगे देखते हैं। ये रही इसकी जर्नल एंट्री। ये मैंने अभी आपको बताया है जर्नल एंट्री कैसे होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है 2 लाख से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 2 लाख से। हमने प्रोविजन बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होने का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट को इतना कम कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके, और प्रोविजन फॉर टैक्स बना लिया है जिसकी हम पेमेंट अगले साल करेंगे। और ये है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये प्रोविजन हमने पिछले साल बनाया था जिसकी पेमेंट हम इस साल कर रहे हैं। यहाँ पास देखिए इसी अकाउंट को मैंने यहाँ पास एक शॉर्ट टर्म फॉर्म में बनाया हुआ है। यहाँ पास आप देखोगे तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। फिर देखो इसी प्रोविजन की इस साल पेमेंट हो रही है। ये वाली एंट्री देखिए, इसी एंट्री की यहाँ पास पोस्टिंग हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, और अमाउंट डल गया यहाँ पे कितना, 1 लाख रुपए। फिर इस साल का हम प्रोविजन बनाएंगे। तो यहाँ पास देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है और टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो क्रेडिट है इसकी क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और यहाँ पास अमाउंट डाल देंगे कितना, 2 लाख। और फिर यहाँ पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, और वो कितना आ जाएगा, ₹2 लाख। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। इधर का टोटल हो गया 3 लाख और क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना हो गया, 3 लाख। तो ये था प्रोविजन फॉर टैक्स का कंसेप्ट पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट की तरफ, जो है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड होता क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड काम क्या करता है। देखिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू देयर शेयर होल्डर, टू देयर शेयर होल्डर्स। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी है XYZ लिमिटेड करके कोई तो भी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50 लाख रुपया, इसमें से कंपनी चाहती है 30 लाख रुपया किनको दे दे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बांट दे। तो ये जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है
जब इस प्रॉफिट को, ये है प्रॉफिट और कह दें तो नेट प्रॉफिट, जब ये प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को बांटती है, अपने मालिकों को जब ये प्रॉफिट बांटती है, देती है, तो उसी प्रॉफिट को हम एक नाम बोल देते हैं जिसका नाम है क्या, डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिविडेंड का मतलब होता है जब कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है, बांट रही होती है, तो उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये तो था सिंपल सा कंसेप्ट, डिविडेंड क्या होता है। अब बच्चों क्या है, डिविडेंड देने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक स्टेप है। आपको वो पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसीजर समझते हैं कि कोई भी डिविडेंड प्रपोज कैसे होता है और पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं डिविडेंड प्रपोजल और डिविडेंड का पेमेंट कब और कैसे होता है। तो यहां पास ध्यान दीजिए आप, मान लो अकाउंटिंग ईयर हम लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। इस साल सेम एग्जांपल में अमाउंट लेता हूं, इस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना, 50 लाख। कंपनी ने कितना प्रॉफिट इस साल कमाया, 50 लाख रुपए का कंपनी ने इस साल कमाया है प्रॉफिट। अब कंपनी इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकला है, अब कंपनी इस साल जो प्रॉफिट कमाया है इसको डिविडेंड के रूप में बांटना चाहती है। तो ये डिविडेंड के रूप में बांटना चाहती है, तो ये डिविडेंड के रूप में बंटता कैसे है, तो बेटा डिविडेंड के रूप में ऐसे बंटता है कि सबसे पहले होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कंपनी के बारे में तो कंपनी में जनरल मीटिंग होती है, क्या होती है, कंपनी की, हर कंपनी की जनरल मीटिंग होती है। उस जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है प्रपोजल लेके आते हैं, प्रपोजल लेके आते हैं, क्या प्रपोजल लेके आते हैं कि वो 30 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में, वो जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के रूप में बांटना चाहते हैं। अब आपको मालूम होगा प्रपोज वर्ड का क्या मतलब होता है, प्रपोज वर्ड का मतलब होता है हम अपनी इच्छा किसी के सामने रख रहे हैं, उसको मतलब होता है हम प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहां पास जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ये एक्चुअली में पेमेंट वाला डिविडेंड नहीं है और ना ही ये कोई लायबिलिटी है। ये अभी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग में कौन लोग आते हैं, कंपनी के मालिक आते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स आते हैं। तो शेयर होल्डर्स के सामने 30 लाख रुपए का प्रपोजल रखते हैं कि भैया हम 30 लाख रुपए कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, देना चाहती है, पेमेंट करना चाहती है डिविडेंड, तो क्या आप लोग सहमत हैं कि नहीं है। जब ये शेयर होल्डर सहमत हो जाते हैं इस प्रपोजल में तो इसको अपन बोलेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेड, और जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रपोज डिविडेंड जो है ये बन जाता है डिविडेंड पेबल। मतलब जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब ये डिविडेंड पेबल बन जाता है, मतलब तब जाके क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। क्लियर है, तब जाके क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है और फिर कंपनी को ये लायबिलिटी पे करना पड़ता है। अब बात आती है बच्चों 50 लाख का प्रॉफिट तो इस साल का है। अब ये इतनी बड़ी जो प्रोसेस है, ये इतनी बड़ी प्रोसेस कब होगी, ये जो सारी प्रोसेस होगी ये प्रोसेस होगी नेक्स्ट ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाले अकाउंटिंग ईयर में ये सारी कहानियां होंगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है वो इस साल पे किया जाता है। दूसरी भाषा में बोलूं तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर में पे किया जाएगा या नहीं किया, पे करना अलग कंडीशन है, याद रखना। जैसे मान लो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, डिविडेंड पेबल बन गया, अब ये पेमेंट कब हो रही कब नहीं हो रही ये तो अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, मतलब अलग बात है। ये डिविडेंड कभी भी पे हो सकता है 3 साल बाद का डिविडेंड पेमेंट हो रहा हो, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। लेकिन यहां आपको क्या कंसेप्ट समझ के चलना है, तो कंसेप्ट यहां आपको ये समझना है कि ये जो डिविडेंड है इस साल का प्रपोज डिविडेंड अगले साल पेमेंट होता है
और अगले साल का प्रपोज डिविडेंड उसके अगले साल पेमेंट होगा। मतलब हम जब बुक में रिकॉर्ड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, जैसे मान लीजिए इस साल ये जो प्रपोज डिविडेंड हमको डिविडेंड पेबल के नाम से रिकॉर्ड करना है, तो हम इसको डिविडेंड पेबल के नाम से रिकॉर्ड कौन से ईयर में करेंगे? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाले अकाउंटिंग ईयर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये है किससे रिलेटेड? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डिविडेंड इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड भी होता है और पेमेंट भी होती है। अभी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री प्लस पेमेंट की एंट्री दोनों करके भी बता दे रहा हूं। जैसे ये डिविडेंड आया तो अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री बन जाती है, हल्का सा मैं मिटा रहा हूं, तो यहां पास इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, जैसे ये हो जाएगा सरप्लस ऑब्लिक बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। अब यहां पर सवाल आ रहा है ये कौन सा अकाउंट है? तो ये सरप्लस का अकाउंट है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। मैंने अभी आपको बताया था सरप्लस का मतलब होता है जिसमें बचे हुए पैसे छोड़ देना। तो जो हमने पैसे जोड़ के रखे हैं डिविडेंड उसी में से दिया जाता है। कभी भी आप याद रखना डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला आइटम नहीं है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस, अगर आपको एप्रोप्रिएशन वर्ड कभी भी सुनाई दे तो आप पार्टनरशिप में पहुंच जाइएगा। पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन का मतलब अपन को समझाया गया है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब हम उस प्रॉफिट को, जब प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट को बांटना, उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये एक प्रकार से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। मतलब पहले हमको प्रॉफिट हुआ, फिर हम उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं या शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आइटम जो एप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम आते हैं, दूसरी भाषा में बोले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही आते हैं। तो ये बात आपको ये एंट्री समझ में आई। ये मैंने एंट्री की 30 लाख रुपीस की और मैंने डिविडेंड बुक किया। तो यहां पास आप लोग ध्यान रख लेना कि जो डिविडेंड पेबल वाली एंट्री होती है उसमें किसका यूज होगा? सरप्लस वाले अकाउंट का यूज होगा। क्लियर है? ये हो गई पहली एंट्री। इसका नरेशन अपन क्या बना देंगे? बीइंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड रिकॉर्डेड करके इसका नरेशन बना देते हैं अपन। और इसके बाद अगर ये इसी साल पेमेंट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। अभी अपन ये मान ले रहे हैं कि इसका पेमेंट अपन इसी साल कर रहे हैं। तो जब इसका पेमेंट इसी साल करेंगे तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगी अपन वो देख लेते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री में कहां पास लिख दूं? इसकी जर्नल एंट्री में लिख देता हूं दूसरी वाली एंट्री इसी के जस्ट ऊपर। तो यहां पास इसकी अपन ने लिख दी जर्नल एंट्री, ये पहली जर्नल एंट्री है। और इसी के बाद दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 30 lakhs। तो यहां पास अपन को जो कंसेप्ट सीखा हमने वो क्या सीखा? इसका नरेशन पहले अपन लिख देते हैं बीइंग डिविडेंड पेड। तो बच्चों यहां पास हमने कुछ कंसेप्ट सीखा। क्या कंसेप्ट सीखा हमने? सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट सीखा प्रपोज डिविडेंड होता क्या है। इस साल का प्रपोज डिविडेंड जो है कभी भी इस साल की बुक्स में आ नहीं सकता, ना ही इस साल पेमेंट हो सकता है। पहले इस साल प्रॉफिट कमाया जाता है, फिर उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल लगता है, फिर वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद ये वाली एंट्री होती है, और फिर अगर पेमेंट भी उसी साल हो रही है तो ये पेमेंट वाली एंट्री होती है। और इस साल की सारी चीजें अगले साल की बुक्स में जाती है। तो ये बात आप हमेशा एकदम दिमाग में रख लेना कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पेड होगा, और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल करंट ईयर में उसका पेमेंट होगा। ये बात
आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी प्रपोज डिविडेंड में गलती नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको एक डिविडेंड और बता दे रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड क्या हो। हम करते हैं अब इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड पेड between the year of quarterly, half yearly profits, accounting year 1 अप्रैल 2021 to 31 मार्च 2022। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टरलीज होती हैं। तो ये पहली क्वार्टरली क्या होगी, अप्रैल मई जून। दूसरी क्या होगी, जुलाई से सितंबर। उसके बाद क्या होगी, अक्टूबर से दिसंबर। और उसके बाद क्या होगी, जनवरी से मार्च। क्लियर है। तो ये 4 क्वार्टरलीज हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स निकालती हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स बताती भी हैं। तो यहां पास जो कंपनी है, मान लो अप्रैल से जून में उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, मान लो 20 लाख रुपए। अब वो चाहते हैं 20 लाख रुपए जो उन लोगों ने कमाया है, इस प्रॉफिट को मैं डिविडेंड देना चाहते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स में से क्या देना चाहते हैं, डिविडेंड देना चाहते हैं। तो ऐसे डिविडेंड को अपन क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, व्हेन डिविडेंड इज पेड बिटवीन द ईयर, इन द मिडिल ऑफ द ईयर, एंड विच रिलेट्स टू द प्रॉफिट ऑफ क्वार्टरली और हाफ ईयरली। या तो क्वार्टरली के प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में देना, या हाफ ईयरली के प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में देना, और मिडिल ऑफ द ईयर देना। तो उस डिविडेंड मिडिल ऑफ द ईयर का अनाउंस करना, उस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। याद रखिए ईयरली डिविडेंड नहीं है। जो ईयरली डिविडेंड का कंसेप्ट है वो तो प्रपोज डिविडेंड है कि पहले प्रपोजल होगा, फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, फिर डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री पास होगी, फिर उसका पेमेंट होगा। पर यहां पास जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो इंटरिम डिविडेंड सिंपल सा कंसेप्ट है, जर्नल एंट्री सेम टू सेम वैसे ही बननी है जैसे हमारी प्रपोज डिविडेंड की रही है। तो इंटरिम डिविडेंड मिडिल ऑफ द ईयर का कंसेप्ट है। अब क्योंकि ये मिडिल ऑफ द ईयर का कंसेप्ट है तो इसकी खासियत प्रपोज डिविडेंड से अलग है। कैसे अलग है, इसकी खासियत ये है कि करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर की बुक्स में ही आता है। प्रपोज डिविडेंड अपोजिट है। प्रपोज डिविडेंड ये है कि प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि इस साल के ईयर के प्रॉफिट का डिविडेंड अगले साल की बुक्स में आएगा। लेकिन यहां पास जो हमारा काउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इस साल के क्वार्टरली का मैंने प्रॉफिट का कुछ डिविडेंड के रूप में कंपनी शेयर होल्डरों को बांटना चाहती है तो वो इसी साल की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर की बुक्स में ही आता है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट अलग है। प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट अब भी हमने पढ़ा है। प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट बोलता है कि प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की बुक्स में आता है, और जो इंटरिम डिविडेंड है वो करंट ईयर का ही करंट ईयर की बुक्स में आता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है वो समझ में आया, प्रपोज डिविडेंड क्या है वो समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे।